is the last correlative property osmosis. ओके, तो जैसे भी जैसे रेजिन्स होते हैं, किशमिश होते हैं, सीड्स होते हैं, राजमा या बादाम जो भी हम रात में भिगोते हैं वो मॉर्निंग में क्या होते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। तो इसमें क्या फिनोमिना है, जो वाटर जो है वो सीड के अंदर जाता है, तो इसलिए उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, बिकॉज वाटर इज एंटरिंग। एंड जितने भी हमारे जो बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो लिक्विड इज फ्लोइंग or the solvent is flowing from higher concentration to lower concentration। जो राजमा है जो उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को वाटर इज स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट from its higher concentration to lower concentration. This is known as osmosis. Okay. Uh, through a semi permeable membrane. Through a semi permeable membrane. इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी बनाते हैं, जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देगी और सॉल्वेंट को पास नहीं होने देगी। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऐसा ही एक सेम प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन होता है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑल्दो प्रोसेस दोनों का सेम है। ओके, फ्लो दोनों का सेम है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टेकन। नाउ ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन है। लेट्स से हमने इस तरह से एक बीकर लिया है और एक और बीकर लिया है, और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे है प्योर वाटर, यहाँ पे हमने लिए सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है जिसमें H2O है, एंड एक बीकर हमने लिया है जिसमें यह है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये दोनों बीकर की आपस में ये दोनों बीकर जो है आपस में कनेक्टेड है। और जो यहाँ पर है, यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। यहाँ पे है प्योर वाटर H2O एंड यहाँ पे है सॉल्ट सॉल्यूशन। Okay, these both are closed. Here we put a semi-permeable membrane. What will happen? Water will flow from here to here. यहाँ से फ्लो करता रहेगा, तो हम देखते हैं जो इसकी स्टेम है इसमें वाटर की लेवल बढ़ने लग जाएगा।
और जब ये वाटर और राइज होने की कोशिश करेगा तो इसमें एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि वो जो प्रेशर है वो मूवमेंट ऑफ वाटर है, जो प्रेशर है वाटर की मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल इसको ठीक है, इसमें एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। क्योंकि वो जो प्रेशर है वो मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा जब यहाँ पे पूरा भर रहा है। इक्विलिब्रियम ये डेवलप होगा कि यहाँ से इधर जा रहा है सॉल्वेंट, देन सॉल्वेंट विल ट्राई टू कम बैक, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर एक क्या लगा देते हैं, वेट। ठीक है, लेट्स से W1। और जब यहाँ पे हम वेट लगा देंगे तो ये वेट क्या करेगा, जो प्रेशर को क्या करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। ओके, दिस इज नोन एज osmotic pressure. It is a pressure. Osmotic pressure is a pressure. Pressure is the pressure which must be applied on the solution side. Which must be applied on the solvent side. Solution side. On the solution side, when the passage of solvent into it through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. So basically what we are saying over here is osmotic pressure is the pressure applied to stop the pressure of the process of osmosis. This is what is osmotic pressure. Now Van Hoff was one scientist who said that Van Hoff denoted by pi, and he said that pi is directly proportional to concentration of the liquid and temperature. Okay. अगर हमको ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, then pi is equals to C R T, where C is the concentration. Concentration का होता है number of moles of the solute upon molar mass into R into T. R is constant. Okay. Temperature is also constant and R is also constant. It means pi is depending upon the number of moles of the solute, and if it is depending upon the moles of the solute, then it is a colligative property. एंड पाई जिसको हम उसको हम यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। इनफैक्ट ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दिस इज इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड
Best method to calculate molar masses. Best method to calculate the molar masses. Because number one, osmotic pressure can be measured at room temperature, can be measured at room temperature. The values of osmotic pressure are larger and easily measurable. Number three, molarity of the solution is used instead of molarity. और ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स. ओके, तो ये हमारा उसका आंसर होगा. Okay, now depending upon the osmotic pressure, we classify the solutions into three types. On the basis of osmosis, we classify solutions into three types. First type is isotonic. Isotonic solutions. Solutions which have same value of osmotic pressure. Same value of osmotic pressure. If there are two solutions, A and B, then isotonic means pi A is equals to pi B. If we take it in terms of concentration, it will be CART, which is equal to CBRT. If we take the ratios of both of these, pi A upon pi B is equals to CAA upon CB. RT and RT will be cancelled. Second type of solutions जो होते हैं, they are known as hypotonic solutions. In this, pi of A is going to be less than pi of B. Osmotic pressure of A will be less than osmotic solutions of B. And third are hypertonic solutions. Pi A is going to be greater than pi B. So these are the type of solutions: isotonic, hypertonic and hypotonic. And एक जो क्वेश्चन आता है, that is RO system reverse osmosis. What is reverse osmosis? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है जो एक प्रोसेस जो ऑस्मोसिस से उल्टा चलता है. ऑस्मोसिस में तो है जो सॉल्वेंट है जो वो फ्लो कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. रिवर्स ऑस्मोसिस में इस तरह का apparatus होगा जिसमें जो वाटर होगा या कोई भी सॉल्वेंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है डीसैनिटेशन ऑफ
desanitation of water. It means we are removing the salt. यहाँ पे हमने एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन बना ली। पार्चमेंट मेम्ब्रेन इसको कहते हैं बिकॉज ये क्या होती है, ये पिग की मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम इसको पार्चमेंट बोलते हैं। बट आर्टिफिशियल भी क्रिएट होती है, जैसे सेलोफिन पेपर ले लेते हैं, दैट ऑल्सो बिहेव एज अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो हमने ऐसे सेटअप कर लिया। यहाँ पे हमने ले लिया फ्रेश वाटर। यहाँ पे हम लेंगे सी वाटर। इस तरह से हमने एक आउटलेट यहाँ दे दिया है। ओके, इन द सिमिलर मैनर वी हैव गिवन वन आउटलेट ओवर हेयर। यहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर रहेगा और यहाँ पे हमारा सी वाटर रहेगा। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, हमारा वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट हम प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्टी वाटर की साइड। सो उस प्रेशर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया। this piston is this piston is pushed inside. So over here we are going to apply pressure greater than osmotic pressure. We are going to apply pressure greater than osmotic pressure such that water starts flowing in the reverse direction. So water जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगा एंड इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। जो आर सिस्टम आजकल यूज होते हैं उसमें यही प्रोसेस यूज होती है। एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इन 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, रिलेटिव लोअरिंग, डिप्रेशन, फ्रीजिंग एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एंड मॉलिक्यूलर मासेस निकालने को भी आता है। अब वेंट हॉफ गिवन दैट कि ही सेड दैट कैसे हम एक्यूरेट मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर, जबकि वो सॉल्यूट डिसोशिएट भी हो सकता है और एसोशिएट भी हो सकता है। ही सेड कि एसोसिएशन भी हो सकता है और डिसोशिएट भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास कभी भी क्या होगा, एक्यूरेट मासेस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, या तो वो कंडीशंस फुलफिल करे कि हमारा जो होना चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमेशा बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि ये हमेशा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो इमीडिएट डिसोशिएट नहीं होता है, वो इमीडिएट डिसोशिएट हो जाता है। तो उसने एक फैक्टर लगा दिया कि हमें एक्यूरेट मासेस को उसने एक फैक्टर लगा दिया कि एक्यूरेट मासेस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फैक्टर को यूज करना पड़ेगा, विच इज नोन एज वॉन्टर फैक्टर।
Van Hoff factor. According to Van Hoff, that he said अगर कोई भी मॉलिक्यूल है या किसी की भी मॉलिक्यूलर मासेस निकालनी है तो कोई भी जो मेथड है वो एक्यूरेट है वो कोई भी जो सॉल्वेंट है वो ना एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट होना चाहिए। ओके। कोई भी जो सॉल्यूट है वो ना डिसोशिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। अगर डिसोशिएट होगा जो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। ओके, तो इनके डेट केस द मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व होगा वो नॉर्मल मास से कम हो जाएगा। जैसे NaCl डिसोशिएट करेगा तो NaCl का टोटल मास 58.5 है, बट वो बहुत ज्यादा और छोटे बन गए हैं, बट जो उनका जो मोलर मास है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो सकता है। इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई एसोसिएशन हो रहा है जैसे बेंजोइक एसिड तो वो ये क्या करता है डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया तो मॉलिक्यूल जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, वो लार्ज होगा। उसी बेसिस पे एक वेंट ऑफ फैक्टर दिया which is it is equal to observed observed value of colligative property upon normal value of colligative property। normal molar mass upon observed molar mass। Now here two things are happening. One process is association. In that case, one of factor is less than 1 in case of association जब बड़े molecules बन गए हैं। एंड अगर डिसोसिएशन हो रहा है in that case the value of I is greater than 1। So according to this there was slight change in each of the colligative properties। Suppose first is P naught minus PS upon P naught relative lowering in vapor pressure। अगर I फैक्टर हमारा लगेगा तो colligative प्रॉपर्टी हमारी रहेगी I इंटू एक्स बी। ये तभी होगा जब क्वेश्चन में आपको दिया होगा। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा एसोसिएट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है तभी आई फैक्टर लगाना है, और अगर नहीं लगा कर रहा है तो नहीं लगाना है। नेक्स्ट हमारी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू आई केबीएम एलिब्रिस्कोपिक कांस्टेंट है, केबी इज एलिब्रिस्कोपिक कांस्टेंट। देन डेल्टा टी एफ रिफ्लेक्शन आई के I C R T। So each of the colligative property was given a slight change। So हम I से डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं एंड कितने परसेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। Here we have two processes।
डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन आई इज वांट फैक्टर, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सीपी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मोलर मास दिए तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, एंड एन ओवर हेयर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें वो डिसोशिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें वो डिसोशिएट कर रहे हैं। जैसे बेंजीन जो है वो डाइमर बनाती है, तो जैसे इसका मतलब टू मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो एन विल बी टू। नाउ सेकंड इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा ओवर हेयर इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे एन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर ऑफ आयंस इन विच द मॉलिक्यूल एसोसिएट्स। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें, NaCl डिसोशिएट होता है इनटू टू आयंस, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो यहाँ पे N क्या होगा, इट इज इक्वल टू 2। अगर हम BaCl2 ले रहे हैं तो थ्री आयंस पर एसोसिएट होगा, Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो here N will be 3। सो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ N को देखते हैं।